गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए जो कल पिछले वीडियो का जो पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, उस नेगेटिव सेंटेंस को लेकर आज आए हैं। उस नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू प्लस ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब ये डू या डज में कैसे हम डिसाइड करें कि कब डू आएगा कब डज आएगा, कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं, वो जानने के लिए हम नोट करते हैं नोट को। नोट नंबर 1 में क्या है? आई, वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स। अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, अदर्स। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या करेंगे? डू प्लस नॉट प्लस बी1 का मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं अपना समय नष्ट नहीं करता हूं। आई डू नॉट वेस्ट, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। इस तरीके से हमने अपने हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया। अब इसी तरीके से हम डज नॉट की बात करते हैं। तो डज नॉट किस तरीके से लगाते हैं उसके लिए नंबर 2 है। नंबर 2 में ही, सी, इट, नेम एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज प्लस नॉट प्लस बी1 का प्रयोग करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो एग्जांपल में क्या है? वह अब यहां नहीं रहता है। वह अब यहां नहीं रहता है तो इसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे क्या है? ही डज नॉट लिव हियर नाउ। अब ये चीज हमने जान ली कि किस तरीके से हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके आगे बात और भी बढ़ते हैं। बात ये है कि अगर जो हमारा नहीं शब्द आया है सिंपली, तो इसके स्थान पर शब्द बदल जाए। क्या बदल जाए? नहीं के स्थान पर कभी नहीं आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे? उसको जानने के लिए हमने क्या प्रयोग किया कि एसपी नोट। एसपी नोट जैसा मैंने कल कहा, एसपी का मतलब यहाँ स्पेशल विशिष्ट नोट। अब यहाँ जो है नंबर 1 में लिया इफ हिंदी वर्ड कभी नहीं इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नहीं के स्थान पर अगर कभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो, देन वी यूज नेवर एट द प्लेस ऑफ डू नॉट और डज नॉट टू ट्रांसलेट इट। इसको अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि डू नॉट और डज नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। आफ्टर यूजिंग नेवर, जब हम नेवर का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वी यूज वी ऑब्लिक v1 प्लस s is अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द गिवन सब्जेक्ट, जस्ट लाइक सिंपल सेंटेंस। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि हमारा जो वाक्य दिया गया उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का जो नंबर है, अगर सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। जस्ट लाइक सिंपल सेंटेंस, जैसा कि हमने सिंपल सेंटेंस में समझा था कि हम जब एक वचनकर्ता की प्रयोग में बात करते हैं तो SES का प्रयोग करते हैं और जब प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता की बात करते हैं तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक वैसे यहाँ पर भी वही चीज है कि प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम बी1 का प्रयोग करेंगे नेवर के साथ, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नेवर के साथ बी1 प्लस SES और IES का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नंबर 2 इफ हिंदी वर्ड मना करना, अगर हिंदी शब्द मना करना इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नहीं के स्थान पर अगर मना करना शब्द का प्रयोग होता है तो नहीं अथवा कभी नहीं के स्थान पर भी मना करना शब्द का प्रयोग होता है तो देन वी यूज फॉरबिड ऑब्लिक फॉरबिड्स टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। अर्थात
अगर हिंदी वर्ड मना करना किसी वाक्य में आता है नहीं के स्थान पर अथवा कभी नहीं शब्द के स्थान पर आता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हम फॉरबिड या फॉरबिड्स का प्रयोग करते हैं। फॉरबिड और फॉरबिड्स is used according to the number of the given subject, चाहे वह फॉरबिड हो या फॉरबिड्स हो, इसका हम जो प्रयोग करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द गिवन सब्जेक्ट, जो हमारा दिया हुए वाक्य का सब्जेक्ट है उसका हम नंबर देखते हैं कि वो सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का है। जो नंबर का है हम उसी के हिसाब से इस वर्ब को भी लगाते हैं, अर्थात ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फॉरबिड और यहाँ फॉरबिड्स का प्रयोग करते हैं। जस्ट लाइक वी यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर टू में क्या है, इफ हिंदी वर्ड मना करना इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नहीं ऑब्लिक कभी नहीं, अर्थात यदि हिंदी शब्द जो हिंदी वाक्य होते हैं उनमें हमारा मना करना शब्द आता है किसके स्थान पर, नहीं अथवा कभी नहीं शब्द के स्थान पर, तो उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए क्या करते हैं, देन वी यूज फॉरबिड ऑब्लिक फॉरबिड्स टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हम फॉरबिड या फॉरबिड्स का प्रयोग करते हैं। फॉरबिड्स इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द गिवन सब्जेक्ट, जो फॉरबिड और फॉरबिड्स का जो प्रयोग करते हैं उसका जो प्रयोग होता है वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द गिवन सब्जेक्ट, जो हमारा दिया गया वाक्य है उस वाक्य के अनुसार ही हम इसका प्रयोग करते हैं कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फॉरबिड और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फॉरबिड्स का प्रयोग करते हैं। जस्ट आफ्टर फॉरबिड और फॉरबिड्स वी यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन टू प्लस B1 प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स ऑर्डरली, अर्थात क्रमानुसार फॉरबिड और फॉरबिड्स के बाद क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा मी है, अस है, हिम है, हर है, इनको सब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। उसके जस्ट बाद टू इन्फिनेटिव टू प्लस B1 प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स को क्रमानुसार प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रहे एक चीज बात का और कि जब हम फॉरबिड और फॉरबिड्स का प्रयोग करते हैं तो ये नोट हमें रखना पड़ेगा क्या कि ऐसा करने पर डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, डू नॉट और डज नॉट दोनों का ही प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फॉरबिड और फॉरबिड्स का अर्थ ही मना करना होता है, इसीलिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम्पल में है वह मुझे अपनी पुस्तक देने से मना करता है। अब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होगा, ही फॉरबिड्स मी टू गिव हिज बुक, अर्थात वह मना करता है मुझे टू गिव हिज बुक अपनी पुस्तक देने से। दूसरा एग्जांपल लिया, वे यहाँ आने से मना करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर था। अब की बार हमने प्लूरल सब्जेक्ट की बात की, तो दे फॉरबिड टू कम हियर, वो यहाँ आने से मना करते हैं। अब यहाँ एक चीज खास देखने को ये मिली कि इसमें क्या था कि ये टू कम डायरेक्ट आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ, जैसा हमने यहाँ आपको बतलाया था कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर ऐसा भी वाक्य आ सकता है कि आप बोलते रहे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर नहीं है तो हमने भी यहाँ प्रयोग नहीं किया। नेक्स्ट अगले एग्जांपल में एक चीज अलग से और देखने को है, पिताजी मुझे रात्रि में बाहर जाने से मना करते हैं। तो अंग्रेजी इसकी जो बनाई, ट्रांसलेट इसको किया, फादर फॉरबिड्स मी टू गो आउट इन द नाइट, अर्थात मुझे रात्रि में जाने से मना करते हैं। अब इसमें क्या थी खास
कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं था, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ। तो हमने क्या किया कि मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कर लिया, और जो टू गो आउट है वो फ्रेज अदर्स के रूप में है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं। तो इन वाक्यों में ये भी हो सकता है कि कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, कभी ये भी हो सकता है कि दोनों एक साथ प्रयोग हो जाए। जो भी स्थिति हो उसको हमें इस स्ट्रक्चर के अनुसार परिरूपित करना होता है, बदलना भी होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? WH वर्ड, WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हमने क्या किया कि WH वर्ड के नीचे क्रॉस किया हुआ है, नॉट के नीचे भी क्रॉस किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि WH वर्ड अगर जरूरत है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमने ये WH वर्ड छिपा लिया, कोई हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो निश्चित रूप से वो हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब डू या डज से भी प्रारंभ हो सकता है। ऐसे ही नॉट को भी अंडरलाइन क्रॉस किया हुआ है। इसका भी अभिप्राय है कि जरूरत है, अगर वो दिया गया वाक्य नकारात्मक है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। नहीं के लिए हमने इसको क्रॉस भी कर रखा है जरूरत के हिसाब से, कि जरूरत है तो लगा देंगे तो क्रॉस दबा दिया, और अगर नहीं है, अगर प्रयोग करना ही है, सर प्रयोग नहीं करना तो क्रॉस दबाया हुआ है, प्रयोग करना है तो, और नहीं करना होगा तो क्रॉस है, अर्थात नॉट प्रयोग नहीं करेंगे। और फिर B1 ऑब्जेक्ट अदर्स क्रमानुसार। अब इसको एक स्ट्रक्चर को चार तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, जैसा हम निम्न एग्जांपल में प्रयोग कर रहे होते हैं। एग्जांपल, क्या आप अध्ययन करते हो? डू यू स्टडी? क्या आप अध्ययन करते हो? डू यू स्टडी? सेकंड एग्जांपल लिया, क्या आप अध्ययन नहीं करते हो? तो हमने यहाँ पर नहीं का प्रयोग कर लिया और यहाँ पर नहीं का प्रयोग नहीं किया, तो डू यू नॉट स्टडी। थर्ड एग्जांपल में, आप अध्ययन क्यों करते हो? आप अध्ययन क्यों करते हो? तो अंग्रेजी बनाई तो क्या करेंगे? व्हाई डू यू स्टडी। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल में लिया, आप अध्ययन क्यों नहीं करते हो? व्हाई डू यू नॉट स्टडी। तो इस तरीके से हमने अपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों का भी अध्ययन किया। अब बात करते हैं कि एग्जाम में जो पूछे जाते प्रश्न हैं उनको हम कैसे एक्सरसाइज करें, कैसे अभ्यास करें, कैसे हम अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम को फाइट करें या बोर्ड एग्जाम को फाइट करें। तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उसके हिसाब से हम अपना चयन करते हैं। एक्सरसाइज में क्या होता है कि हमारे जो एग्जाम में है दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो होता है पहला फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात जो एक सेंटेंस दिया है उसमें कहीं बीच में खाली जगह होती है, ब्लैंक्स होती है, उसको दी गई वर्ब के अनुसार भरना होता है। दूसरा टाइप ये भी होता है कि सेलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव चॉइस, ABCD चार विकल्प दिए होते हैं, उनमें से हमें एक चयन करना होता है। इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं MCQ। एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें मैं आपको कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूँ, उन उदाहरणों के माध्यम से आप आगे और भी अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और इसके अभ्यास के लिए सेंटेंस है आपका पहला, नंबर 1, राम यूजुअली डॉट 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 गेट, ब्रैकेट में दी गई वर्ब है अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसमें जो वर्ब दी गई है गेट, और उस गेट को हमें इसमें फिल करना होता है, भरना होता है। तो उसके आंसर के लिए हमें क्या है कि गेट कैसे भरें कि यूजुअली हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान दी गई थी एडवर्ब के रूप में वो हमने पहचान लिया, और ये टेंस हमारा क्या बनेगा? गेट्स। क्या हो जाएगा? गेट्स। और फिर इसको हमने क्या किया? अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट सेकंड नंबर 2 and 2 डॉट 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 ब्रैकेट में वर्ब है मेड 4। क्या हुआ? 2 and 2, एक और एक, यानी 2 और 2।
वन यानी एक ये सब्जेक्ट तो दूसरा ये, दो एंड से जुड़ गए यानी दो अलग सब्जेक्ट है, कहने के लिए दो शब्द यहाँ है पर मैं इसको बात कर रहा हूँ एक प्लस एक यानी दो सब्जेक्ट। तो इस तरीके से एंड से जुड़े हुए तो ये वर्ब हमारी प्लूरल आनी चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये वर्ब हमारी क्या होगी मेक, 2 and 2 make 4, जैसा ये जो नट में मैंने एडवर्ब के रूप में भी उस समय बोला था। फिर नंबर थर्ड, लोटस ऑलवेज डॉट 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 ब्लूम इन द मड, ऑलवेज एडवर्ब के रूप में आ गया। ये हमने एडवर्ब को पहचाना और पहचान करके फिर हमने इस ब्लूम को देखा। तो ब्लूम में हम क्या करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से क्या हो ब्लूम्स, ब्लूम्स, और इसको भी हमने अंडरलाइन किया। तो ये क्या हुआ कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलते हैं। नेक्स्ट, द सन डॉट 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 सेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, अपने आप में है हैबिचुअल ट्रूथ है, रूटीन वर्ब के रूप में आता है। द सन सेट्स, अंडरलाइन कर दिया, ये हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है रवि नेवर डॉट 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 गो टू ऑफिस लेट, अब गो को हमें भरना होगा तो रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा गोज, और इसको भी अंडरलाइन किया। अब ये हमारी जो फिल इन द ब्लैंक्स जो थी वो एक टाइप की हमने ये आपको एग्जांपल दे दिए। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के एग्जांपल्स की, एक्सरसाइज की, कि हम इस तरीके की एक्सरसाइज के भी कुछ सीखें। तो वो सीखने के लिए हमने फिर नेक्स्ट में लिया नंबर 1, बर्ड्स यूजुअली डॉट 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 ब्रैकेट में वर्ब मेक देयर नेस्ट इन द ट्रीज, और इसके लिए ए बी सी डी 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें इन 4 में से एक सेलेक्ट करना है। वो क्या है, ए में मेक्स, बी इज मेकिंग, सी मेक और डी मेड। अब इसमें जो बात आ रही है कि जो वर्ड पहले ए में हमने देखा मेक्स, तो मेक्स क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, एस लगा हुआ एस लगा हुआ है इसके अंतर्गत, तो इसका अभिप्राय क्या है, ये आंसर सही नहीं है, गलत है। और इज मेकिंग ये भी गलत है, क्योंकि इज सिंगुलर वर्ब है और वर्ड्स प्लूरल है, तो यहां पर भी ये आंसर बी का भी गलत है, तो ये भी हम क्रॉस करते हैं। सी में क्या है मे, ये प्लूरल है और ये हमारी समझ में बिल्कुल सही आता है कि ये प्लूरल है और सब्जेक्ट भी प्लूरल है, तो हमने इसको टिक किया, ये सेलेक्ट किया, और डी को गया डी मेड पास्ट टेंस में, तो ये क्रॉस हो गया, गलत हो गया। तो इसके आंसर में हमने जो सही लिया वो क्या आया मेक, तो इसको हम यहाँ पर मेक भर भी देते हैं और फिर करते हैं, या इसके आंसर के रूप में हम एट लास्ट बाद में अलग से लिखते हैं। फिर बात करते हैं हम किसकी, नंबर 2, वाटर डॉट 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 बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी यूनिवर्सल है, साइंटिफिक भी इसे कहते हैं। तो क्या है, ए बॉइल, बी बॉइल्स, सी आर बॉइलिंग, डी वाज बॉइलिंग। तो हमने ये देखा कि ये आर बॉइलिंग और वाज बॉइलिंग, तो ये पहले से ही गलत लग रहा है, तो ये आंसर गलत है। अब 2 बचे, 2 में से हमें सेलेक्ट करना है कि ये सही है या ये सही है। तो ये कैसे कि बॉइल प्लूरल को दर्शा रहा है, तो ये भी गलत है, और बॉइल्स अपने आप में सिंगुलर है कि वाटर एक, पानी एक है, तो हमने यहाँ बॉइल्स का लिया और हमने इसको बॉइल्स भर दिया। नेक्स्ट, थर्ड, स्टूडेंट्स डॉट 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 लर्न देयर लेसन रेगुलरली नाउ, इसमें भी हमारी एडवर्ब देखने को डबलिंग मिल गई, एक ये भी आ रही है फिर ये भी है, तो ये भी सिद्ध कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके विकल्प पर चलते हैं, ए बी सी डी। तो ए में क्या है, इज लर्निंग, बी लर्न, सी लर्न, डी हैव लर्न। अब क्या हुआ, इसमें जो दिया है इज लर्निंग, स्टूडेंट्स क्या है
प्लूरल सब्जेक्ट है और इज सिंगुलर है, इसका मतलब ये गलत। और फिर लर्न, लर्न हमारा क्या है कि ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसका आंसर ये सही है। और लर्न पास्ट को दर्शा रहा है जबकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये भी गलत। और डी ये परफेक्ट को ले गया, ये भी गलत। इसका अभिप्राय हमारा डी पॉइंट जो था, विकल्प जो था वो सही है और इसके लिए हमने यहाँ पर ये फिल किया लर्न को। नेक्स्ट एग्जांपल 4 नंबर पर, वी डॉट 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 हियर विद आवर ईयर्स। इसकी जो विकल्प है ए बी सी डी 4, उनमें से पहला है हियर, बी हर्ड, सी हैज हर्ड, डी वर हियरिंग। अब इसमें देखने के लिए क्या है, वी हियर प्लूरल सब्जेक्ट हियर, और साथ में इसको एक और चीज याद दिला दें आपको कि हमने जो एडवर्ब में कहा था लास्ट में कि एडवर्ब जो परमानेंट वर्क है, जो हमारे वर्क ऑफ सेंसस है, ऑर्गन है, वर्क ऑफ सेंसस ऑर्गन का, तो वो हमारा जो सुनने का कार्य है वो ये चीज सेंटेंस रहा है बेदावरियस कि हम अपने कानों से सुनते हैं। तो ये सब होने की वजह से ये हमारा पहला जो आंसर है ए, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। हर्ड डी, सॉरी डी वाला जो है ये गलत है, और हैज हर्ड ये भी गलत है, और डी ये अपने आप गलत है। इस तरीके से देखा आपने कि किस तरीके से हमने सुगमता के साथ अपने आंसर्स को सेलेक्ट किया, चयन किया, और इसी तरीके से आप भी अपने को करेंगे अभ्यास में तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और इसके बाद में एक बार तो हम आंसर अलग से भी लिख सकते हैं कि हमारा जो 1 नंबर का जो था 1 का आंसर हमने भरा था मेक, और नंबर 2 पर जो आंसर हुआ था हमारा वाइल्स, और नंबर 3 साथ में इसके एक चीज और करते चले कि ए जो हमने भरा था पहले नंबर का वो विकल्प कौन सा था, सी, तो हमें यहाँ सी को और लिख देना चाहिए जिससे कि डबलिंग आंसर हमारा। और दूसरे वाले में हमारा कौन सा सही था, दूसरे वाले हमारा बी पॉइंट सही था। और थर्ड वाले में कौन सा सही है, बी, इसमें भी बी यानी लर्न। और 4 नंबर का जो आंसर है वो हमारे विकल्प में ए वाला आंसर सही था, अर्थात हियर। इस तरीके से हम आंसर अंततः लिख भी देते हैं और उनको फिल भी कर देते हैं, जैसा भी पूछा जाए वैसा हम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, उसे भी आप ध्यान से सुने और अध्ययन करें। थैंक यू।